तो हेलो, कैसे हो आप लोग। तो स्वैलो डे स्टार के नेक्स्ट इन नॉवल के एपिसोड नंबर 300 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लू फेंग अपने उस आर्मर की पावर को देख रहा होता है और तभी उसे पता चलता है कि गोल्डन हॉर्न बीस्ट भी तो अपने उस ब्लड वॉरियर को, उस मैनुअल को यूज किया था। तो चलो उस पर ट्राई करते हैं। और अब फिर हमें सीन चेंज कर लू फेंग के इंटरनल वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे गोल्डन हॉर्न बीस्ट हाउल करता है और वो अभी अपने डेटीज ऑफ द वर्ल्ड टेक्निक को यूज करता है, जो कि उसकी नेचुरल एबिलिटी होती है। और उसकी बॉडी अभी 1200 किलोमीटर होती है और उसके टेल हर एक चीज वो श्रैंक होने लगती है और छोटे होने लगती है। और एक ब्लिंक ऑफ आई में वो पूरा का पूरा बीस्ट सिर्फ 100 किलोमीटर छोटा हो जाता है और उसकी बोन्स और मसल की डेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और बॉडी नेचुरली पहले से भी पावरफुल हो जाती है और उसके ऊपर कई सारे स्किल्स और क्लॉ लग जाते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि वही ब्लैक आर्मर गोल्डन हॉर्न बीस्ट की बॉडी में इन्फ्यूज होने लगती है और इसके कारण लू फेंग के अंदर बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग स्ट्रेंथ आने लगता है। और ब्लैक क्लोटेड लू फेंग भी वही गोल्डन हॉर्न बीस्ट की तरफ देख रहा था और क्या था, ये वही हो रहा है जैसा कि मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। ये बेस्ट आर्मर अपने लिमिट पे आ चुका है और ये डेटीज ऑफ वर्ल्ड के अनलीज करने के बाद अभी इसकी पावर 1000 सेक्टल और पाइनेकल जितनी हो चुकी है और शायद यही इसकी लिमिट हो सकती है। अब यहाँ पे ब्लैक क्लोड आर्मर लू फेंग फिर से कहता है कि ये ऑलरेडी हेवनली है, क्योंकि 1000 सेक्टल और की पावर बहुत ज़्यादा होती है और इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। अगर देखा जाए तो इसकी स्ट्रेंथ अभी पावरफुल अनडाइंग जनरल जितनी हो चुकी है। अब देखा जाए तो प्रीवियसली लू फेंग ने गोल्डन हॉर्न बीस्ट में वहाँ फ्लेम अनडाइंग से फाइट की थी और वहाँ पे लू फेंग को एक अनडाइंग के स्ट्रेंथ का रफली अंदाजा हो चुका था कि आखिर वो कितने ज़्यादा पावरफुल होते हैं। और फ्लेम अनडाइंग जिससे लू फेंग फाइट किया था वो एक नॉर्मल अनडाइंग था और उसकी प्योर एस्टेम किसी भी सेक्टर पार्टिकल से 100 टाइम्स ज़्यादा थी। और यहाँ पे जब गोल्डन हॉर्न बीस्ट ने अपने स्किल्स को अनलीज किया था तो उस वक्त गोल्डन हॉर्न बीस्ट की सेक्टर पार्टिकल की पावर 330 टाइम्स ज़्यादा थी। मतलब लू फेंग उस वक्त उन अनडाइंग एम्पर से ज़्यादा पावरफुल था और इसी कारण लू फेंग उसको सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने पे मजबूर कर पाया था। लेकिन देखा जाए तो यहाँ फ्लेम अनडाइंग के पास कंप्लीट ओरिजिन लॉ थी और लू फेंग के पास बीस्ट गॉड प्रेजेंस थी, लेकिन फिर भी यहाँ पे उन सबको कई सारा दिक्कत का सामना करना पड़ा। और यहाँ पे आपको तो पता ही होगा एक अनडाइन और एक सेक्टोलॉइड में कितना बड़ा फर्क होता है और इन दोनों में मेन फर्क दोनों के स्टेलमेंट होते हैं। और नॉर्मल अनडाइन की बैंक की स्ट्रेंथ 100 टाइम्स सेक्टर पाइनिकल की होती है, जो कि एस्टिमेशन के अनुसार अनडाइन जनरल की जितनी थी। और यहाँ पे लू फेंग के पास अभी 1000 टाइम्स सेक्टर और पाइनिकल जितनी पावर हो चुकी थी और लू फेंग उसी के सामने अपने चिन को रब करते हुए कहता है कि एक ऑफिशियल लेवल एक एम्पर लेवल के क्लोज होता है और उसकी बॉडी स्ट्रेंथ अकेले 10,000 टाइम्स ज़्यादा होती है सेक्टर और पाइनिकल से। अगर यहाँ पे पाइनिकल एम्पर आ जाए और यहाँ पे उसकी बॉडी लिमिट से कैलकुलेट किया जाए तो वो एक साथ 1 लाख सेक्टर और पाइनिकल लेवल जितनी पावर को होल्ड कर सकता है। अब लू फेंग यहाँ पे थोड़ा मोड़ा अनडाइंग के बारे में जान गया था और यहाँ पे लू फेंग अपनी इनहेरिटेड मेमोरी में भी उन अनडाइंग बेरिंग के बारे में जानता है और साथ में लू फेंग प्राइमरी रीजन में भी था, तो वहाँ पे वो अनडाइंग बेरिंग के बारे में स्टडी किया करता था। और यहाँ पे अनडाइंग लेवल में यहाँ उनकी स्ट्रेंथ में बहुत ज़्यादा शॉकिंग लेवल होता है, उनकी बॉडीज में ह्यूज डिफरेंस होता है। जहाँ पे अनडाइंग एंडलेस अमाउंट ऑफ टाइम और रिसोर्सेज को खर्च करते हैं अपने गॉड बॉडीज को ट्रेन करने के लिए। पहले उनके बॉडी को एक अनडाइंग बॉडी लेवल तक जाना पड़ता है, जो कि कई सारे वॉरियर्स का सपना होता है। और जैसे उनकी अनडाइंग बॉडी बनती है वहाँ पे उनको डिस्ट्रॉय करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अब जैसे जैसे वो ग्रो करते हैं उनकी बॉडी भी साथ में इवॉल्व करती है और जैसे ही ट्रू एंड एम्पर अपने एम्पर लेवल पे आते हैं तो उनकी बॉडी भी बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुकी थी और उनकी ओरिजिन लॉ ही पूरे यूनिवर्स पे डोमिनेट कर सकती है। यहाँ पे हमें लू फेंग को दिखाया जाता है, जो कि हमें रफली इंसान नॉर्मल ऑफिसर एम्पर लेवल का अनडाइंग के बारे में रफली एस्टिमेशन देता है कि अगर एक नॉर्मल अनडाइंग उसकी पावर 100 से 1000 सेक्टर और पाइनिकल जितनी होती है और यहाँ पे एक ऑफिशियल लेवल की 1000 से 10,000 सेक्टर और पाइनिकल जितनी होती है, वहीं पे बात की जाए एम्पर लेवल की तो उसके पास 10,000 से 1 लाख सेक्टर और पाइनिकल जितनी पावर हो जाती है। लू फेंग कहता है कि ये मेरा रफ एस्टिमेशन है और यहाँ पे वही इंफॉर्मेशन से मैंने इधर गैदर किया है
और मेरी एक्यूरेसी भी 60% तक हो सकती है कि मैंने जो कहा वो 7% तक सही है। अब ऐसे कई सारे बंदे हैं जो कि 1 लाख सेक्टर और पाइनिकल पावर से भी ज़्यादा पावर को होल्ड करते हैं अपने एम्पर लेवल में ही। और लू फेंग की कैलकुलेशन भी बहुत ज़्यादा शॉकिंग होती है। और यहाँ पे लू फेंग ने अपने टीचर ट्रू एंड एम्पर के साथ रहा डायरेन और यहाँ फ्लेम अंडाइन के फाइट करने के साथ इन सारे नतीजों पे आया था और वो इन सारे के बेसिक स्ट्रेंथ और यूजेस के बारे में जान गया था। अब यहाँ पे लू फेंग बहुत ही लंबी चौड़ी बातें करता है जिसको मैं स्किप करता हूँ। यहाँ पे लू फेंग इन सारे मिस्टीरियस सोल्जर आर्मर को एक्वायर करके बहुत खुश होता है, जिसके बाद वो रबिस माउंटेन को छोड़कर अपने आगे के सर्च को कंटिन्यू करता है। और आफ्टर में सीन चेंज कर एक डार्क यूनिवर्स में एक शिप को फ्लाई करता हुआ दिखाया जाता है, जहाँ पे कंट्रोल रूम में 2 व्हाइट ड्रॉप बंदे होते हैं जो कि लू फेंग की तरफ देख रहे होते हैं और वो अभी कुछ कर भी नहीं सकते हैं। अब यहाँ पे लू फेंग फिर से कहता है जो कि फुल ऑफ फाइटिंग स्पिरिट में होता है और कहता है जहाँ पे नियरेस्ट स्टॉप पॉइंट है वहीं पे जाके रुको। तो ब्लैक स्किन बंदा कहता है कि योर मैजेस्टी हम यहाँ पे रुक नहीं सकते। तो लू फेंग उन सब की तरफ देखकर क्यूरियोसिटी से पूछता है कि ऐसा क्यों। तो यहाँ पे वो दोनों लू फेंग की तरफ देखते हैं कि यहाँ पर जो रबिस माउंटेन में जो ट्रेजर ढूंढा जाता है वो सिर्फ 1 साल का ही होता है और यहाँ का हंटिंग पीरियड भी 1 साल का दिया जाता है। तो ये सुनकर लू फेंग स्टन हो जाता है। तो इसके बाद वो आगे कहते हैं कि हम लोग अभी वो लोग स्टारफील्ड सिस्टम के द्वारा यहाँ पे हो गया है कि आपने 1 साल कंप्लीट कर लिया, इसलिए हम यहाँ से निकल रहे हैं। अब यहाँ पे लू फेंग थका हुआ नहीं होता है, लेकिन बात करें उन दोनों बंदों की तो यहाँ पे कभी भी इन 1 सालों में रेस्ट नहीं किए होते हैं। लू फेंग ओकेजनली इन माउंटेन्स में जाया करते हैं और वो लोग कंटिन्यूसली 20 दिन तक फ्लाई किया करते थे, सडनली रुकते थे और आधे घंटे बीतता भी नहीं था लू फेंग आ जाता था और यहाँ पे उन सबको फिर से अलग जगह ले जाया करता था। यहाँ पे उन्होंने अच्छे से भी रेस्ट नहीं किया होता है। यहाँ पे उनका पहला मर्तबा था कि वो ऐसे क्लाइंट से मिले थे। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते। लू फेंग कहता है कि क्या टाइम लिमिट पूरा हो चुका है, लगता है वापस जाने का समय हो चुका है। तो ये सुनकर वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते और कहते फाइनली हम लोग आजाद होने वाले हैं। लेकिन लू फेंग को कुछ याद आता है और कहता है कि अभी के मर्तबा तुम दोनों भी ट्रेजर हंटिंग मिशन में हो है ना। यहाँ पे मैंने लॉन्गजुंग एम्पर से बातें की थी और वहाँ पे उन्होंने मेंशन किया था कि वर्ल्ड रिंग को हंट करने के लिए यहाँ पे गुड्स को खरीदा जाता है और यहाँ पे कोई भी इंडिविजुअली यहाँ पे ट्रेस का हंट कर सकता है। और यहाँ पे एक स्मॉल वर्ल्ड रिंग की कीमत 1 मिक्स्ड एलिमेंट्स के बराबर होती है और एक मीडियम रिंग की कीमत 10 मिक्स्ड एलिमेंट्स के बराबर होती है। वहीं पे लार्ज रिंग की कीमत 100 मिक्स्ड एलिमेंट्स के बराबर होती है। और जैसे ही कोई एक और एक्स्ट्रा रिंग खरीदता है उसको फिर से एक और नया हंटिंग टाइम दिया जाता है। 1 साल 10 साल या हो सकता है कि 100 साल का टाइम भी दिया जा सकता है। अब ये सुनकर तो उन दोनों के होश ही उड़ जाते कि क्या लू फेंग ऐसा करने वाला है, लगता है कि अब हमें आराम नहीं मिलने वाला है। अब यहाँ पे देखा जाए तो ऐसा मिशन है कि यहाँ पे कोई भी अपने प्रॉफिट्स के बिना अपने कोस्ट को मेंटेन कर सकता है और यहाँ पे वो लोग अपने लक को ट्राई कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें पैसे लेके उन सारे रिंग्स को खरीदना पड़ता है और यहाँ पे उन्हें रबिस माउंटेन ट्रेजर हंट मिशन को करना पड़ता है। यहाँ पे वो दोनों बंदे कुछ कर तो नहीं सकते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि ऐसा होता है, यहाँ पे आप ऐसा कर सकते हैं। अब यहाँ पे वो झूठ भी तो नहीं बोल सकते। तो लू फेंग इस्तेमाल करता है और कहता है कि हम लोग वापस जाएंगे तो मैं वहाँ पे वर्ल्ड रिंग खरीदूंगा और मैं फिर से ट्रेजर हंटिंग टाइम करूंगा और तुम दोनों ने बहुत ही अच्छा जॉब किया है, मैं यहाँ पे फिर से अपने हंट को चालू करूंगा और तुम दोनों मेरी मदद करोगे मेरे रास्ते को दिखाने में। तो ये दोनों सुनकर तो टूट जाते कि क्या ऐसा करना पड़ेगा यार, हम लोग तो पहले से थक चुके हैं। अब यहाँ पे उन सबको नहीं पता था क्या कि उनको कितना करना पड़ेगा। ये लू फेंग 1 साल करने वाला, 10 साल 100 साल पता नहीं कितना करने वाला है। लू फेंग हंसते हुए कहता है कि यहाँ पर मैं बस मजाक करने वाला हूँ, यहाँ पर तुम्हें सिर्फ 100 किलोमीटर पर सेकेंड से स्पीड करना है और यहाँ पे तुम मेरे साथ हमेशा चलते आ रहे हो और यहाँ पे तुम सब जरूर थक गए होगे, इसलिए मैं यहाँ पे दूसरे को गाइड को ले लूंगा। तो ये सुनकर वो दोनों को राहत मिलती है कि यहाँ पे उनको काम नहीं करना पड़ा बल्कि उनके अलावा किसी और 2 गार्ड्स को लाया जाएगा। अब यहाँ पे वो दोनों बंदे लू फेंग के सामने वो करते हैं। यहाँ पे लू फेंग हंसते हुए कहते हैं कि ह्यूमन मशीन नहीं है, उन्हें भी आराम करने का समय चाहिए। अब यहाँ पे हमें सीन चेंज कर बताया जाता है कि 1 साल में लू फेंग ने टोटल 132 ब्लैक फ्रैगमेंट्स, 7 सिल्वर फ्रैगमेंट्स जिसके साथ एक स्वैट्स को एक्वायर किया था और वहाँ पे टोटल 116 ब्लैक फ्रैगमेंट्स को मिलाकर एक कंप्लीट सोल्जर आर्मर बनता है और ऑन एन एवरेज लू फेंग को 11 ब्लैक फ्रैगमेंट्स और हाफ सिल्वर फ्रैगमेंट्स मिला करते हैं। अब लू फेंग सोचता है कि गोल्डन और बीस्ट के पास कंप्लीट सोल्जर आर्मर आ चुकी है और मेरी अर्थ बॉडी के पास भी आ चुकी है। लू फेंग यहाँ पे मीडियम वर्ल्ड रिंग के पास में सोचता है
जहाँ पे लू फेंग के पास अभी 1 ईयर का हंटिंग टाइम बचा हुआ था। यहाँ पे नेचुरली लू फेंग ने 2 और गार्ड्स को अरेंज कर लिया था अपने लिए। यहाँ पे हमें सीन चेंज कर लॉन्ग जून एम्पर को दिखाया जाता है, जो लू फेंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं, लू फेंग तुम अभी डोमेन लॉर्ड लेवल में हो और तुम्हारी अभी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग है, क्योंकि इस लेवल में तुम्हें खुद को ट्रेन करना चाहिए। यहाँ पे तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम अपने ट्रेजर हंट में अपने टाइम को बर्बाद कर रहे हो। और यहाँ पे उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया था कि लू फेंग अपने ट्रेजर हंट को कंटिन्यू करेगा, और वो कहते हैं ट्रेजर हंट ये सिर्फ रबिश माउंटेन है और ये मजाक की चीज नहीं है, इसलिए अपना समय व्यर्थ मत करो। तो लू फेंग स्माइल करता और कहता मैं समझ गया। तो ये सुनकर लॉन्ग जून एम्पर कहते हैं, अगर यहाँ पे कोई तुम्हें ह्यूज ट्रेजर मिले तो तुम मुझे बता सकते हो, या फिर कोई वैल्यूएबल आइटम्स हो, मैं तुम्हें उनसे मदद करूंगा कि तुम्हें इनको बहुत ही ऊंचे दाम में बेच सकूं। तो लू फेंग कहता है डेफिनेटली मैं ऐसा जरूर करूंगा। जिसके बाद लू फेंग उन दोनों नए गार्ड्स को लेकर उसी रबिश माउंटेन की ओर निकल जाता है। अब यहाँ पे मैं सीन चेंज कर लू फेंग को दिखाया जाता है, जो कि अपने सोल्जर आर्मर को केयरफुली एग्जामिन करने लगता है, जो कि मिस्टीरियस था, जिसमें कि अलग ही पावर कंटेन थी। और लू फेंग ने अपने मेन बॉडी के कंट्रोल को इस स्ट्रेंथ लगा लिया था, और लू फेंग अपने बॉडी के इस फुल पावर को यूटिलाइज कर पा रहा था। यहाँ देखा जाए तो आर्मर की एबिलिटी इतनी थी कि वो स्पीड एनर्जी को भी ब्लॉक कर सकती है। मतलब ये कि स्पीड अटैक जो भी लू फेंग पे होगा वहाँ पे 90% वहाँ पे तबाह हो जाएगा, सिर्फ 10% ही लू फेंग पे आएगा। और यहाँ पे ये लू फेंग की पावर होती है। अब देखा जाए तो यहाँ पे ओमनीपोटेंट अनडाइंग बेम भी क्यों ना आ जाए, वो उस आर्मर उसको रोक लेगी। और लू फेंग अभी तक इसके बारे में क्लियर नहीं था, मतलब कि 100% कंफर्म नहीं था कि ये होगा या फिर नहीं। लेकिन लू फेंग अभी तक अनडाइंग बेम नहीं था, इसलिए उसके पास टेस्ट करने की कोई भी चीज नहीं थी। अब लू फेंग सोचता है कि मैं और भी स्ट्रेंथ को ट्रेड करना होगा, और मुझे अभी इसके पूरे स्ट्रेंथ को ट्रेड करने के लिए अभी अपने अर्थ बॉडी को सेक्टलर पाइनिकल बॉडी और गोल्डन हॉर्न बीस्ट को भी सेक्टलर पाइनिकल बॉडी में ले जाना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखा जाए तो सोल्जर आर्मर सेक्टलर पाइनिकल के लिए प्रिपेयर किया गया था। लू फेंग इन सब के बारे में सोचता है और ये सब जानकर शॉक हो जाता है कि अगर इस सेक्टलॉर्ड का बंदा इस आर्मर को पहनेगा तो उसकी स्ट्रेंथ एक नॉर्मल अनडाइंग बीइंग जितनी हो जाएगी। और लू फेंग कहता है कि आखिर इस मिस्टीरियस आर्मर को किसने बनाया था, ये सोल्जर आर्मर इतना ज़्यादा पावरफुल है। अगर इसके हायर क्वालिटी सिल्वर फ्रैगमेंट की बात करें तो आखिर ये किस आर्मर से बिलोंग करता है, ये डेफिनेटली कोई टेरिफाइंग बैटल रेस से हुई होगी, और इसे देखना इतना भी आसान नहीं है। और लू फेंग इन सब के बारे में सोचने लगता है और कहता है कि ह्यूमैनिटी स्पाइनिकल रेस में आता है, और यहाँ पे उनके पास कई सारे ट्रम्प कार्ड्स भी होंगे, और अभी मेरी पोजीशन बहुत ज़्यादा लो है और मेरी पावर बहुत ज़्यादा कम है, इसलिए मुझे इनके बारे में नहीं सोचना चाहिए। अब हमें सीन चेंज कर 1 साल बाद का दिखाया जाता है कि एक ब्लिंक ऑफ आई में 1 साल और पास हो जाता है। लू फेंग फाइनली डिसाइड करता है कि वो यहाँ से जाएगा और वुलोंग स्टार सेल से डायरेक्ट निकल के अपने अर्थ पे जाने वाला है। जिसके बाद हमें सीन चेंज कर लॉन्ग जून एम्पर को दिखाया जाता है, जिनको बाय करके लू फेंग डायलेन अपने यूनिवर्स प्लानट शिप में बैठ के वुलोंग स्टार को छोड़कर वो अपने गानू यूनिवर्स कंट्री की ओर निकल जाते हैं। सीन चेंज कर यान जाओ एम्पर को दिखाया जाता है, जो कि अभी बीस्ट फॉर ट्रोन पे बैठे हुए थे और स्क्रीन पे इंफॉर्मेशन देख रहे होते हैं। और वहां पर तभी एक बंदा आता है जो कि पर्पल ड्रॉप मैन होता है, झुकते हुए कहता है लॉर्ड। तो इसे देखकर यान जाओ कहता है कि क्या हुआ, तो वो कहता है लू फेंग अपने वुलोंग स्टारफील्ड को छोड़कर चला गया। तो ये सुनकर वो कहता है कि ठीक है, वो कहता है ये पंख फाइनली वहां से निकल गया, यहाँ पे मुझे लगा था कि वो रबिश माउंटेन में हमेशा के लिए रह जाएगा। और देखा जाए तो उसे ब्लेम करना बहुत ही मुश्किल है, वो एक एबोरिजिनल है और यहाँ पे रबिश माउंटेन में रहना, वहाँ पे अगर कुछ मिला तो सच में ट्रेस कंसीडर किया जाएगा। जिसके बाद उसको जाने के लिए कहता है और पर्पल मैन वहां से निकल जाता है। और यहाँ जब एम्पर अपने स्क्रीन की तरफ देखते हैं जहाँ पे अर्थ के बारे में सारी इंफॉर्मेशन लिखी हुई थी, जो कि वहाँ पे एक बंदे को भेजा था उसके बारे में जमा करने के लिए, और उस बंदे ने उन साइक को इंक्वायर कर लिया होता है। अब यहाँ पे उस प्लैनेट को देखकर कहते हैं ये तो एबोरिजिनल प्लैनेट है, लिटिल पंग हम लोग बहुत जल्द मिलने वाले। हमें दिखाया जाता है यूनिवर्स प्लैनेट शिप को, जो कि 50 टाइम लाइट की स्पीड से डार्क यूनिवर्स में ट्रैवल कर रहा था। और लू फेंग को इस स्पीड से भी जाने में लू फेंग को अभी 1 साल 2 महीने का टाइम लगने वाला था, और ये स्पेस ट्रेवल बहुत ज्यादा डल होता है। अब लू फेंग अपने केबिन के बेड में सोया हुआ होता है और वहां पे कहता है कि यान जाओ एम्पर अगर ऐसा जान गया कि मैंने ऐसे ट्रेस को एक्वायर किया है तो गुस्से में ही अपनी जान लेगा। और वो कहता है कि इन 2 सालों में उसकी अर्निंग बहुत ज्यादा हुई है, उसके पास टोटल 232 ब्लैक फ्रैगमेंट्स, 12 सिल्वर फ्रैगमेंट्स, 1 स्वॉर्ड्स आ चुके हैं, और इन सब को मिला के लू फेंग के पास अभी 2
कंप्लीट बैक सोल्जर आर्मर बन चुका था। 3 एक्स्ट्रा ब्लैक फ्रेगमेंट्स आ चुके थे, 12 सिल्वर फ्रेगमेंट्स और 1 स्वैड आ चुका था। अब एक सोल्जर आर्मर लू फैंग को एक अनडाइन जितनी स्ट्रेंथ दे रही थी, जो कि एक्सट्रीमली हेवनली आइटम। अगर प्राइस की बात करें तो यहाँ पर तो मिलियंस ऑफ मिक्स एलिमेंट्स में आ जाए फिर भी इसको खरीदने के लायक नहीं है, लेकिन ये कहा जाए तो एक मिस्टीरियस आर्मर है और यहाँ पे ह्यूमैनिटी इसको नहीं देख सकती है। और यहाँ पे लू फैंग अगर कोई और बैटल रेस इसके बारे में जान गई तो लू फैंग को जरूर वो मार देंगे। अब यहाँ पे लू फैंग बड़बड़ा कर कहता है कि आर्मर जो दूसरे रेस से बिलोंग करता है, आखिर किस रेस से ये बिलोंग करता, क्या ये फ्लेम गॉड रेस से है या फिर किसी और मिस्टीरियस रेस में। लेकिन उससे पता था कि इस पे जो वर्ड्स लिखे हुए फ्लेम गॉड रेस से ही है। और लू फैंग कहता है ये बहुत ही खराब है कि मैं अपने मूसा बॉडी पे इसको यूज नहीं कर सकता, नहीं तो आखिरकार मैं 1 साल और रुक के अपने इस मूसा क्लाइंट की बॉडी के लिए जरूर कर लेता। अब वो लोग स्टारफील्ड बहुत बड़ा था, जिसका स्टारफील्ड का डायमीटर मिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स में था। लू फैंग 2 सालों में यहाँ पे बहुत ही अच्छे से ढूंढा था, लेकिन देखा जाए तो उस पूरे प्लेस के ट्रिलियन ऑफ पार्ट को भी नहीं सर्च कर पाया था। लेकिन फिर भी लू फैंग ने 2 कंप्लीट सोल्जर आर्मर सेट्स को यहाँ पे एक्वायर कर लिया था। अब लू फैंग यहाँ पे और भी ज्यादा समय को यहाँ स्पेंड करता हो डेफिनेटली और भी ज्यादा मिलता, लेकिन उसका समय यहाँ पे ट्रेनिंग में जरूरत था, इसलिए लू फैंग वहां से निकल गया। अब यहाँ पे लू फैंग सोचता है कि यहाँ पे मैं अभी प्राइमर क्यों सिटी में जाऊंगा, वहां पे अपने आप को ट्रेन करने के लिए। मैं भी यूनिवर्स लॉ को विजिबली देख पा रहा हूँ और मैं जब 9 यूनिवर्स टैबलेट्स को पढ़ूंगा तो मेरी जो इंप्रूवमेंट हो रही वो बहुत ज्यादा शॉकिंग हो जाएगी। और यहाँ पे लू फैंग को अभी कपल्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ ईयर लगने वाले थे अपने 108 वंडर्स ऑफ स्पेस को पूरी तरह से कंप्लीट करने के लिए। लू फैंग कहता है कि उस बीस्ट गॉड कैनयन में 180 साल रहने पर लू फैंग ने 72 मोस्ट प्रोफाउंड वंडर्स में से 19 को पहले से ही कर लिया था। लू फैंग ने एस्टिमेशन के अंदाज से कहा था कि 72 को पूरी तरह से कंप्लीट करने के लिए लू फैंग को अभी 700 ईयर्स लगने वाले थे। अब देखा जाए तो लू फैंग की अभी जो एफिशिएंसी है वो लियान लुओ, जो कि एक जीनियस माना जाता है, जिसने अपने उस कंप्रीहेंडर को कंप्लीट किया था सिर्फ 3000 सालों में, वो भी प्राइमर के उस सिटी में। और लू फैंग का देखा जाए तो उससे भी ज्यादा फास्ट लू फैंग कर रहा था। और लू फैंग का मेन थिंग था बीस्ट गॉड स्टैचू। वहां पे जो प्राइमर के उस सिटी में जो बेनिफिट्स मिलने वाले थे वो तो लू फैंग के लिए इंपॉर्टेंट थे, लेकिन लू फैंग का सबसे मेन अट्रैक्टिव पॉइंट 9 यूनिवर्स टैबलेट्स था। अब यहाँ पे लू फैंग सोचता है कि मैं 3rd वॉल्यूम टाइम स्पेस स्क्रिबल्स ऑलमोस्ट डन हो चुका है, मैं इसको कंप्लीट कर चुका हूँ। मुझे अभी 4th मैनुअल को खरीदना है, लेकिन इसको खरीदने के लिए मुझे 1 मिलियन पॉइंट्स की जरूरत होगी। आखिर मैं इन सबको लाऊंगा कहाँ? लू फैंग ने 10,000 सोल कंट्रोल टेक्निक को खरीदने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ पॉइंट्स को पहले ही वेस्ट आउट कर दिया होता है, अपने पॉइंट्स को गवा दिया होता है। और यहाँ पे उसके पास इनफ पॉइंट्स नहीं थे कि वो 4th स्पेस स्क्रिबल 4th वॉल्यूम को खरीद सके। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि लू फैंग 8 महीने तक वहीं पे ट्रैवल करता है, लेकिन तभी वहाँ पे लू फैंग के पास मेल आता है। हमें सीन चेंज को लू फैंग को दिखाया जाता है, जो कि अपने सिटिंग क्वार्टर में होता है। और वहाँ पे मेल को देखते वर्चुअल यूनिवर्स नेटवर्क में आ जाता है। सीन चेंज को वर्चुअल यूनिवर्स यूआरजियान माउंटेन प्राइमो रीजन लू फैंग विला का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लू फैंग अभी स्टडी कर रहा था और वो अपने डेस्क पे बैठकर अपने लैपटॉप को खोलता है, अपने मेल को खोलकर देखता है। अब इसे देखकर लू फैंग क्या था कि ये मेल तो लू फैंग के मिशन के लिए है, जो कि लू फैंग के डोमेन लॉ लेवल जिसके हाईएस्ट पॉइंट से गैदर होते उसके लिए। अब लू फैंग अपनी लंबी सांसें लेता और क्या हाईएस्ट पॉइंट्स के लिए, मतलब ये हुआ कि लू फैंग इसको पॉइंट्स को कंप्लीट किया तो लू फैंग को बहुत ज्यादा पॉइंट्स मिलने वाले हैं। और लू फैंग जैसे ही इसको सुना, लू फैंग को पता था कि ये बहुत ज्यादा डेंजरस होने वाला है और वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी ऐसे ही मिशन को दिया करती है जो कि हाईएस्ट हो। अब हाईएस्ट पॉइंट मतलब कि प्राइमरी रीजन मेंबर्स के लिए यहाँ पे ज्यादा होगा। और यहाँ पे लू फैंग उसकी तरफ देखता और क्या था कि आखिर ये कितना ऊंचा होने वाला है, इसका पॉइंट्स कितना मिलने वाला है। और फिर लू फैंग डिटेल्स की तरफ देखता है, जहाँ पे मिशंस ऑलरेडी 4 लेवल्स में डिवाइडेड थे। यहाँ पे लू फैंग को एक के बाद एक मिशन कंप्लीट करना था। फर्स्ट लेवल में बताया जाता है कि हाईएस्ट पॉइंट जो अवार्डेड किया जाएगा वो 1 लाख होगा। अब यहाँ पे लू फैंग को उस मिशन को 70% तक कंप्लीट करना है, तभी लू फैंग का ये मिशन कंप्लीट माना जाएगा। और उसको पॉइंट्स जो मिलेंगे 70% तक कंप्लीट करने पे तो 70,000 होने वाले हैं। अगर लू फैंग 100% करता तो 1 लाख मिल जाएंगे। अब सेकेंड लेवल में हाईएस्ट पॉइंट्स अवार्डेड थे 2 लाख, वहीं पे थर्ड में हाईएस्ट पॉइंट अवार्ड थे 3 लाख, और फोर्थ में हाईएस्ट पॉइंट अवार्ड थे 4 लाख। और यहाँ पे एक्स्ट्रा रिवार्ड भी थे कि लू फैंग अगर 4 लेवल को कंप्लीट कर लेता और यहाँ पे उसके परफॉर्मेंस उन 4 लेवल्स में जो भी होते वहाँ पे वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी उसे एक्स्ट्रा रिवार्ड देती। और यहाँ पे सबसे लोएस्ट अवार्ड्स भी था 0 पॉइंट और हाईएस्ट अवार्ड था 1 मिलियन पॉइंट्स। मतलब ये हुआ कि इंटायर मिशन में यहाँ पे लू फैंग अगर पूरी तरह से इसको 100% कंप्लीट करेगा तो लू फैंग के पास टोटल 2 मिलियन पॉइंट्स
हो जाएंगे। लेकिन तभी वहाँ पे वार्निंग वार्निंग लिखा हुआ था और यहाँ पे लिखा हुआ था कि यहाँ पे हर एक लेवल का कंप्लीटेशन डिवाइडेड है, मतलब कि फर्स्ट लेवल के 80% को आप कंप्लीट करेंगे तभी आप सेकेंड लेवल पे जा पाएंगे, अगर नहीं किया तो आप सेकेंड लेवल पे नहीं जा पाएंगे। और ऐसे ही करके आपको आगे भी करना है। और लिखा हुआ था एग्जाम्पल में कि अगर आपने फर्स्ट मिशन को 70% में मेंबर में कर दिया तो आपको सिर्फ 70,000 पॉइंट्स मिलेंगे, लेकिन इसके बाद ये मिशन यहीं पे खत्म हो जाएगा। यहाँ पे आपको ऐसे ही करके हर एक लेवल के 80% को कंप्लीट करना होगा तभी आप अगले मिशन में जा पाएंगे, नहीं तो यहाँ पे आपका कट ऑफ हो जाएगा। अब यहाँ पे ये देखकर लू फेंग क्या था डैम, यहाँ पर के रिक्वायरमेंट्स तो बहुत ज़्यादा हाई है और यहाँ पर कंटिन्यूअस लेवल है और पॉइंट्स भी बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर तो हाईएस्ट भी 2 मिलियन है। और लू फेंग इन सब के बारे में सोचता और कहता है कि यहाँ पे कई सा मोस्ट डेंजरस इम्पॉसिबल लेवल मिशन थे जो कि उसने यूनिवर्सल लेवल में किए थे और एफएसएल को करने पे लू फेंग को वहाँ 1 मिलियन पॉइंट्स मिलने वाले थे, लेकिन यहाँ पे जो हाईएस्ट पॉइंट्स मिलने वाला था वो लू फेंग के कंटिन्यूअसली लेवल को कंप्लीट करने के बाद मिल रहा था और हर एक को कंप्लीट करने के बाद ही वो एक्टिवेट किया जाएगा। और इन सब के बारे में लू फेंग बहुत ज़्यादा सोचता है और फिर में सीन चेंज कर लू फेंग को दिखाया जाता जो कि इस मिशन के मेल को पढ़ लेता है और यहाँ पे सब्जेक्ट में लिखा हुआ आता है हाईएस्ट पॉइंट्स मिशन फर्स्ट लेवल। लू फेंग उसको जेंटली टैप करता है, उस मेल को ओपन करता है और उस पर सारी डिटेल्स लिखी हुई थी जहाँ पे फर्स्ट लेवल में हाईएस्ट पॉइंट फर्स्ट स्टेप में था और ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप होने वाला था और यही स्टेप लू फेंग का बताने वाला था कि वो अगले लेवल में जाएगा या फिर नहीं। और यहीं पे लू फेंग को एक्स्ट्रा रिवॉर्ड मिलना शुरू हो जाएंगी और यहाँ के डिटेल के बारे में लिखा हुआ था कि यहाँ पे गानू यूनिवर्स कंट्री जियो लैंग स्टारफील्ड में स्लेव ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम फ्लेम विंड है और फ्लेम विंड ऑर्गेनाइजेशन के पास टोटल 18 मेंबर्स है जो कि अपर एचुलन में आते हैं और यहाँ पे नॉर्मल स्लेव ट्रेडिंग के अलावा उनके पास कई सारे डार्क सीक्रेट्स मौजूद है जो कि वो यूनिवर्स कंट्री लॉ के अगेंस्ट जाके काम कर रहे हैं और लू फेंग को पर्सनली उन सबके साथ डील करना है। और यहाँ पे लू फेंग को उन पे क्या पनिशमेंट दे रहा है उन 18 बंदे पे वो यहाँ पे लिखा हुआ था। यहाँ पे लू फेंग के पास कई सारे पनिशमेंट के चॉइसेस है कि लू फेंग पहला तो डेथ दे सकता है, दूसरा कि 100 साल के लिए जेल दे सकता है, वहीं पे तीसरा 10,000 सालों के लिए जेल भेज सकता है, वहीं चौथा मिलियंस ऑफ ईयर्स के लिए जेल में भेज सकता है। और यहाँ पे लू फेंग के पास ही चॉइस था कि आखिर वो उस बंदे को किस तरह के जेल में करना पड़ता है, क्या लू फेंग उसको मारना चाहता है या फिर लू फेंग उसको 100 साल की या फिर 1000 साल या मिलियन साल में जेल में बंद करवाना चाहता था। ये सब लू फेंग पे ही होने वाला है। और हाँ, यहाँ पे जो फाइट होने वाली है उन सभी बंदों से वो लू फेंग को पर्सनली डील करना पड़ता है। यहाँ पे जो लू फेंग पिछली बार आर्मी लेके गया था वैसा नहीं करना है, लू फेंग के पास उन सब के पास जाना है। यहाँ पे सेक्टर लॉर्ड के बंदे ही क्यों ना हो, लू फेंग को अपने हाथों से उन सबको मारना है। और यहाँ पे उसकी मतलब वर्चुअल वर्स कंपनी भी करने वाली है और यहाँ पे लू फेंग के पास अपने सारे चॉइसेस होते हैं और इन सब मिशन के दौरान लू फेंग को इन सारे मिशन को सिंक्रोनाइज करना है, यूनिवर्स नेटवर्क सिंक्रोनाइज ब्रॉडकास्ट करना है वर्चुअल यूनिवर्स नेटवर्क से और सभी ब्रॉडकास्ट दिए जाएंगे और लू फेंग के इन सारे प्रोग्रेस के कारण और पनिशमेंट डिसीजन के कारण लू फेंग को पॉइंट किया जाएगा। और यहाँ पे लू फेंग के पास इन सारे के बारे में मैसेज के बारे में डिटेल्स लिखा होता है। तो भाई लोग इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म होती है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि आगे चलकर लू फेंग क्या करने वाला है, लू फेंग कैसे उन सबको पनिश करता है, क्या लू फेंग अपने उन सारे मिशन को 100% कंप्लीट कर पाता है या फिर नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए